वेलकम बैक। ठीक है, सेल के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को नाम दिया जाता है बायो मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा लीमा का भी नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये कॉमन नेम है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। ठीक है ना। एक सबसे खास बात, सेल मेम्ब्रेन चाहे यूकारोटिक सेल हो या प्रोकारोटिक सेल है, आइडेंटिकल होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane is identical in eukaryotic as well as prokaryotic cell। याद रखना रहेगा, चाहे यूकारोटिक सेल हो और चाहे प्रोकारोटिक सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। ठीक है ना। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री हो सकता है जब सेल वॉल न हो तब, और अगर सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो मैं नोट कर रहा हूं आउटर बाउंड्री है। ठीक है, आउटर बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री है ये। ठीक है ना। लिविंग है कि नॉन लिविंग है? जाहिर सी बात है, ये क्या होगा? ये लिविंग बाउंड्री है, आउटर मोस्ट है, या आउटर बोले यहाँ, आउटर है, लिविंग है। और याद रखेंगे, चाहे यूकाराट हो और चाहे प्रोकाराट हो, ये मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमेबल। कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चाहे यूकाराट हो और चाहे प्रोकाराट हो, ये कैसी बाउंड्री होगी? ये सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री होगी। कैसी बाउंड्री होगी? सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री होगी। ये याद रखना है आपको, ये कैसी बाउंड्री होगी? सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री होगी। ये हमें याद रखना है। ठीक। अगर हम डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है स्वान ने की है। किसने की है? स्वान ने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है। ठीक, चलिए ध्यान से सुना। एनसीईआरटी की पहली लाइन ये है कि डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का, वो तभी हम पढ़ पाए थे जब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद 1950s में, 1950 के दशक में, दैट मीन्स 1950 से लेके
1960 के बीच में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान पाए थे, ठीक है ना। वो भी कब? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद। तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट ने किया था। वो भी किस सन में किया था? 1931 में। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। और अगर आप जानना चाहें कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर का पता 1950 से 1960 के दशक में लगा था, जिसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1950 में, ठीक है ना। चलो ध्यान से सुने जरा। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें पता चल पाया था वो किसका मेम्ब्रेन था? फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर डिड्यूस्ड फ्रॉम आरबीसी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें सेल मेम्ब्रेन का पता चल पाया था वो किसका था? वो आरबीसी का मेम्ब्रेन था, ठीक है ना। और स्टडी से, अध्ययन से ये पता चलता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है लिपिड बाइलेयर का। किसका बना होता है? लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड के 2 लेयर होते हैं, तो लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। चलो, अगर आप ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, आरबीसी के मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है? डोनेंस मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है। अगर आप डोनेंस मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन अगर आप जानना चाह रहे हो, याद रखना प्रोटीन जो है वो 52% है, जबकि जो लिपिड होता है ये है 40%। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन की अगर आप बात करेंगे तो प्रोटीन 52% होगा, लिपिड क्या होगा? 40% होगा। क्या होगा? 40% होगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम लोग जरा बात करने जा रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन की। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अगर आप केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो आप जानते हैं प्रोटीन पाया ही जाता है, और क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है, और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या फंक्शन है अभी बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, साथ में शुगर भी पाया जाता है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखेंगे प्रोटीन जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मिनिमम। तो कहे कौन सा बायोमॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में ट्रेस में है, ट्रेसेज में है, तो आप क्या आंसर करोगे? किसको आंसर करना रहेगा? आप याद रखेंगे कि सबसे कम जो है वो शुगर है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। चलो, अब जो सबसे पॉपुलर मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और सबसे पॉपुलर जो मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जो 1972 में दिया गया है। किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया है
किस सन में दिया है? 1972 में, याद रखेंगे। और अभी बताते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में किसको फ्लूइड कहा जाता है, किसको मोज़ेक कहा जाता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इसके बाद एक डायग्राम आपको दिखाते हैं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये जरा देखें, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उसी से मिलता जुलता हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। इसको ध्यान से जरा देखें। अगर आप बात करना चाह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको क्या दिखाई देगा? लिपिड के 2 लेयर, तो लिपिड बाइलेयर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लिपिड बाइलेयर आपको दिखाई देगा। तो लिपिड के 2 लेयर आपको दिखाई देंगे। तो आप देखें जरा, एक ये वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा लेयर। तो लिपिड के 2 लेयर हैं। हम कहें भाव कौन सा लिपिड है? तो आप कहना फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड में भी क्या है? ये फास्फोग्लिसराइड है, याद रखना है। हम कहें लिपिड में कौन सा लिपिड है? तो आप कहोगे भाई फास्फोलिपिड है। हम कहें फास्फोलिपिड में भी क्या है ये? तो कहना फास्फोग्लिसराइड है। एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम है ये, और ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, याद रखेंगे। एक लिपिड मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इसमें हेड होता है और 2 टेल होता है। तो ऑप्शन में दिया जाता है कि ईच लिपिड मॉलिक्यूल कंटेन, है ना, ऑप्शन फ्रेम करेगा, कहेगा 2 हेड होते हैं, 2 टेल होते हैं, 2 टेल होते हैं, 1 हेड होता है, तो ऐसे फ्रेम करेगा, कहेगा 2 हेड होते हैं, 1 टेल होते हैं। तो आप देख लेना, आप करेक्टली पढ़ लेना, 1 हेड होता है और 2 टेल होते हैं। हेड जो है वो पोलर होता है, जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर होता है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ, लिपिड के बाद हम लोग जिन मॉलिक्यूल की बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की बात है वो 2 तरीके का है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और किस बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है? इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन। इस लिपिड बाइलेयर से प्रोटीन को निकालना कितना आसान है, इस बेसिस पे। इस लिपिड बाइलेयर से प्रोटीन को निकालना कितना आसान है, इस बेसिस पे नाम रखा गया है यहाँ पे, या डिवाइड किया गया है प्रोटीन को 2 पार्ट में। ध्यान से सुना है, जो लिपिड बाइलेयर के एकदम सरफेस पे है, जैसे आप इसको देखो, जैसे इसको देखो, जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे है, तो सरफेस पे है तो उसको सरफेस प्रोटीन, उसको एक्सटर्नल बोला जाता है, उसको पेरिफेरल बोला जाता है, उसको एक्सट्रिंसिक का भी नाम दिया जाता है। क्या क्या बोला जाता है? उसको एक्सटर्नल बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो, पेरिफेरल बोल सकते हो, एक्सट्रिंसिक बोल सकते हो। जो कहाँ है? जो सरफेस पे है। वही दूसरी ओर जो आंशिक रूप से धंसा हुआ हो लिपिड बाइलेयर में, या पूरे तरीके से धंसा हुआ हो लिपिड बाइलेयर में, एम्बेडेड हो, तो पार्शली बरीड या जो टोटली बरीड प्रोटीन है उसे क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, या उसी को नाम दिया जाता है इंटरनल प्रोटीन, या उसी को नाम दिया जाता है इंटीग्रल। क्या नाम दिया जाता है? इंटीग्रल प्रोटीन का नाम दिया जाता है, या इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कहा जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। 2 तरीके के प्रोटीन के बारे में बात किया। ठीक है ना। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। ये देखे जरा, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है, और यह सबसे कम अमाउंट में पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा देखो जरा, ये येलो कलर से बना है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं। तो आपको ये मॉडल दिखा, इस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। किस सन में दिया है? 1972 में दिया है। आपको याद करा दें,
1972 में ही सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कोहन और बोयर। दो लोगों ने मिलकर बनाया था, कोहन और बोयर ने बनाया था। किस सन में? 1972 में ही बनाया था। दोबारा जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जब बायोटेक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया है, ठीक है ना। अब कुछ और बातें आपको बताते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे लेटेस्ट है और वाइडली एक्सेप्टेड है। सब लोग इसको सही मानते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो अभी आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा, तो हम जानना चाह रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड क्या है और मोज़ेक क्या है, ठीक है ना। तो इसको जरा देखें। यह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो लिपिड है वो फास्फोलिपिड है और फास्फोलिपिड में भी यह फास्फोग्लिसराइड है। और फास्फोग्लिसराइड की खास बात है, इसका नेचर क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो हम कहें कि बताना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड को किससे कंपेयर किया जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा भाई हम लिपिड को ही क्या मान रहे हैं? फ्लूइड मान रहे हैं। जबकि प्रोटीन को हम क्या मान रहे हैं? मोज़ेक मान रहे हैं। लिपिड बाइलेयर है, उस पे जगह जगह क्या रखे हुए हैं? प्रोटीन रखे हुए हैं। तो लिपिड जो है फ्लूइड है और प्रोटीन जो है वो मोज़ेक के जैसे काम करता है। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। किस सन में? 1972 में दिया गया है, ठीक है ना। चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, जरा देखें। चलो इसे डायग्राम में दिखाते हैं। ये मान लीजिए एक पूरा सेल बना दिया। इस सेल के बाहर का फ्लूइड जो है उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको बोला जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इसको नाम दिया जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से ये जाना जाता है। ध्यान से सुना जरा। ये नॉन पोलर टेल है, यहां पे भी आप ऐसे चाहें तो बना सकते हैं। ठीक, आप इस अरेंजमेंट को जरा देखें। जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो ऐसे अरेंज्ड है कि हमेशा आउटर साइड पे क्या पड़ रहा है? हेड पड़ रहा है। इधर से भी देखो क्या पड़ रहा है? हेड। इधर से भी क्या है? हेड पड़ रहा है। तो इस वजह से कभी भी ये टेल वाला जो पार्ट है क्या वो फ्लूइड के कांटेक्ट में आ पा रहा है? नहीं भी आ रहा है। तो याद रखेंगे लिपिड बाइलेयर में नॉन पोलर टेल जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड है। किससे? एक्वस एनवायरनमेंट से। तो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट से ये बचा रहता है, कभी भी ये फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये जो नॉन पोलर टेल है क्या ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये फ्लूइड के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आता है। तो एनसीईआरटी में कह रहा है कि नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो जो नॉन पोलर टेल है ना वो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट से बचा रहता है, वो कभी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आता है।
याद रखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाए जरा। हाँ, कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। यहां पे हम लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगर आप प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो देखो हमने क्या नोट कर दिया, ओनली सिर्फ लेटरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ लेटरल मूवमेंट देखने को मिलेगा, याद रखना है। जबकि लिपिड में देखो क्या होगा, लेटरल होगा, साथ में रोटेशन होगा और साथ में फ्लिप फ्लॉप नाम का भी मूवमेंट है। क्या क्या है? लेटरल है, रोटेशन है, साथ में फ्लिप फ्लॉप नाम का मूवमेंट भी पाया जाता है। लेकिन एक खास बात, ये मूवमेंट जो है वो क्या है? वो रेयर है। पहली बात तो फ्लिप फ्लॉप पाया जाता है सिर्फ लिपिड में, और दूसरी बात वो भी क्या है? वो भी रेयर होता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड में पाया जाता है और वो भी क्या है? वो भी रेयर होता है, याद रखना है। तो प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ लेटरल मूवमेंट है। क्या है? लेटरल मूवमेंट है। देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो ये देखें, यहाँ पे हमने ये लिपिड बना दिया और इसको हमने बनाया है प्रोटीन। चल ये देखें, अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि जो लिपिड है, लिपिड का नेचर क्या है? यहाँ पे फ्लूइड है। फ्लूइड होने की वजह से ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है ये यहाँ आ जाए। तो ये कैसा मूवमेंट शो कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ लेटरल। लेकिन लिपिड की बात करोगे तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ जाए, तो लेटरल हो गया, ठीक है। जरा एक रोटेशन देखो, बताते हैं कि रोटेशन क्या है। जैसे मान लो इसको नाम दिया ए और इस टेल को नाम दिया बी। अब आप इसको ध्यान से देखना, ये बी हो गया, ए हो गया, ठीक। ये देखें जरा, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है। ये देखना, अब ये इधर आ गया, तो इसी को क्या बोला जाता है? रोटेशन। तो लिपिड में लेटरल है, इसके अलावा कौन सा मूवमेंट है? रोटेशन है। तीसरा है फ्लिप फ्लॉप। तीसरा कौन सा है? तीसरा है फ्लिप फ्लॉप। तो तीसरा है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि एक लिपिड मॉलिक्यूल एक लेयर से निकल के यहाँ आ जाए या दूसरे से यहाँ आ जाए। तो दो अलग लेयर के बीच का ये मूवमेंट है, ये फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। ये पाया जाता है कहाँ? ये पाया जाता है लिपिड में, और ये भी क्या है? रेयर है। क्या है? रेयर है, ठीक है ना। चला, हाँ ये देखें जरा, जितना फ्लूइडी नेचर होगा लिपिड का, उतना तेजी से लेटरल मूवमेंट होगा। तो जो लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट जो है
वो लिपिड के फ्लूइड नेचर को डिटरमाइन करता है और इसको नाम दिया जाता है फ्लूइडिटी। क्या नाम दिया जाता है? फ्लूइडिटी नाम दिया जाता है। जितना तेजी से लेटरल मूवमेंट होगा प्रोटीन का, इसका मतलब यही हुआ इतना ज्यादा फ्लूइडी नेचर हो गया। किसका? लिपिड का। आगे आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, हम ये जानने जा रहे हैं कि फ्लूइड नेचर की वजह से क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं। सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। चलो ध्यान से सुना जरा, ये देखें, ये सेल इनलार्ज हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ। अगर ये फ्लूइड नहीं होता, मान लो ये रिजिड होता, लोहे जितना रिजिड होता मान लो, तो क्या ये एक्सपेंड हो पाता? नहीं हो पाता। एक्सपेंड नहीं हो पाता तो सेल का ग्रोथ नहीं हो पाता। अच्छी बात है कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से सेल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना? चलो, सेल इनलार्ज हो रहा है तो सेल डिवीजन भी हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड नेचर होने की वजह से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर जा सकता है, सिक्रीशन। ठीक है ना? चलें, इसी वजह से सेल से बाहर कोई मटेरियल जा सकता है, सेल के अंदर कोई मटेरियल जा सकता है, ट्रांसपोर्ट। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और हाँ, इसी की वजह से दो सेल के बीच में क्या बन जाता है? कनेक्शन बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। तो इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे गैप जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन क्या होता है, ठीक है, डेस्मोसोम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन के लिए। चलो देखा जरा क्या कह रहा है। कह रहा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। तो अभी हमने बात किया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई है? 1931 में। उसके डिस्कवरी के बाद ही 1950 के दशक में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950 के दशक में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हो पाई थी, उसके बारे में डिस्कशन हो पाया था। ठीक है। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन red blood cell enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane। जब उस समय कार्य चल रहा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो सबसे पहला जो मेम्ब्रेन हमें समझ में आ पाया था वो किसका था? आरबीसी का था। ठीक है। अध्ययन से यह पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन प्रमुख रूप से बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है ना? लिपिड जो है इसमें वो फास्फोलिपिड होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी कितने लेयर में होते हैं? 2 लेयर में होते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना? चलें, कह रहा है द लिपिड आर आल्सो अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड
द इनर पार्ट। अभी हमने बताया है कि हमेशा बाहर की ओर हेड होता है, टेल अंदर साइड में होता है, और इसी से इस बात की पुष्टि होती है कि जो नॉन पोलर टेल है वो भी किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, वो प्रोटेक्टेड होता है किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से। तो एक्वस एनवायरनमेंट से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है ये। इसके अलावा फास्फोलिपिड के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल भी रखता है, हमने अभी डायग्राम में दिखाया है। ठीक, आगे आ जाएं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पासेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल तो होता ही होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड है। ठीक है ना। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग सेल के सेल मेम्ब्रेन में, अलग अलग सेल के सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो वेरिएबल है। अगर आप ह्यूमन आरबीसी की बात करोगे तो अभी बताया है प्रोटीन जो है 52% है, लिपिड 40% है। अगला देखो, डिपेंडिंग ऑन इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन, इस लिपिड बाइलेयर से कितना निकालना, कितना आसानी से प्रोटीन बाहर निकल जा रहा है, उखड़ जा रहा है, इस बेसिस पे हम प्रोटीन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। अभी हमने नाम बताया है, इंट्रिंसिक को इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन जो है जो सरफेस पे होता है, ठीक है ना, वाइल जो इंटीग्रल, जो इंटरनल या इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शली या टोटली बरीड होता है। अभी हमने दिखाया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप ध्यान से देख लेंगे। ये लिपिड बाइलेयर है, दो लेयर है, ये इसके टेल बने हुए हैं, ये देखें ये पार्शली बरीड है, लेकिन ये देखो ये टोटली बरीड है। ठीक, ये आपका शुगर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, शुगर दिखाई दे रहा है, और ये मॉलिक्यूल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको याद रखना है, बाकी हमने एक डायग्राम बनाया था। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972। याद रखना इंपॉर्टेंट है, वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार स्क्वासी फ्लूइड मतलब अर्ध तरल, तो अर्ध तरल नेचर जो है लिपिड का, वही प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट कराता है पूरे बाइलेयर में, और इस क्षमता को लिपिड बाइलेयर में जो लेटरली मूव कर रहा है प्रोटीन, इसको कैसे मेजर किया जाता है, फ्लूइडिटी के जैसे मेजर किया जाता है। फ्लूइड नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन के कई ढेर सारे फंक्शन है जिसमें हेल्प करता है, जैसे सेल का ग्रोथ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जैसे सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल का ट्रांसपोर्ट होगा, और सेल डिवीजन में। ठीक है ना। बाकी ट्रांसपोर्ट का जो पार्ट है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम पढ़ने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, ये सब क्या होता है, ये सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।